तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट देखिए, ये आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 अप्रैल को आप लोगों का साइंस का पेपर है और एक में मॉडल पेपर आप लोगों को सोल्यूशन कराने वाला हूँ पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यहाँ से टच होगा। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ और कम से कम आप लोगों को इससे 30 या 40 मार्क्स आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, कम से कम 30 या 40 मार्क्स। चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग खंड क करेंगे। ठीक है, खंड क में आपका फिजिक्स आता है। ठीक है, पहले फिजिक्स के पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री के, तब जाके बायोलॉजी के। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पहला प्रश्न पढ़िए क्या है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। कह रहा है कि यदि किसी कोई वस्तु है और किसी दर्पण के अगर निकट रखता हूं तो सीधा प्रतिबिंब बनना है और दूर रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, तो वह दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण की, समतल दर्पण की, उत्तल तथा समतल दोनों होगा। बताइए, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह अवतल दर्पण होता है कि अगर निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है और दूर रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, एकदम अच्छे से इसको याद करके जाइए, यहाँ से प्रश्न बनना तय है। ठीक है, चलिए दूसरा आपका है कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। प्रश्न यह है कि स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है अनंत 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की 25 सेंटीमीटर। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप सबको मालूम है कि अगर आपका आंख स्वस्थ है तो उस स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 25 सेंटीमीटर। चलिए इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए ग वाला कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, कि आवेश का, कि विद्युत धारा का? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आवेश का है। किसका? आवेश का मात्रक है। ठीक है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक ये पोर्शन? चलिए अगला प्रश्न देखिए घ अनंत लंबाई के एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है μ0/4 पाई I/r, कि μ0/2 पाई I/r, कि μ0/4 पाई I/r, कि आपका μ0/2 r I प्लस r स्क्वायर। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, ये आप सोचेंगे दोनों आंसर सेम नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, क्या यहाँ पे स्क्वायर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, μ0/2 पाई I/r हो जाएगा। अनंत लंबाई के एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र यही होता है। ठीक है, तो ये तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि कितने नंबर के? 1-1 नंबर के थे। कितने नंबर के? 1-1 नंबर के। अब यहाँ से प्रश्न दूसरा स्टार्ट होता है जो कि कितने नंबर के लिए होगा? 2-2 नंबर के लिए होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला प्रश्न? देखिए कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे कि अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेदित होती हैं, वह बिंदु ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको इसी प्रकार लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेदित होती हैं, वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। बस इतना ही पॉइंट आपको लिख देना है। 2 नंबर आपको यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे? अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है एवं प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करा है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप उत्तर लिखेंगे कि मानव नेत्र में मांसपेशियों का बना मुलायम पारदर्शक मोटा उत्तल लेंस होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ? रेटिना पर बनाता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनाता है। कह रहा मानव नेत्र में जो मांसपेशियों का बना मुलायम पारदर्शक मोटा उत्तल लेंस होता है
जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये दूसरे का ख है, ठीक है। अब दूसरे का ग देखने वाले हम लोग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, दूसरे का ग यहाँ पे मिलेगा। दूसरे का ग क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत आवेशन किन वस्तुओं में पाया जाता है। कह रहा विद्युत आवेशन किन वस्तुओं में पाया जाता है, तो आंसर लिखेंगे कि विद्युत आवेशन उन वस्तुओं में पाया जाता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों पाए जाते हैं जो घर्षण अथवा अन्य विधियों से आसानी से निकाला जा सकता है। बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट IMP है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विद्युत आवेशन उन वस्तुओं में पाया जाता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों पाए जाते हैं जो घर्षण अथवा अन्य विधियों से आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो 2-2 नंबर के लिए प्रश्न थे। अब 4-4 नंबर वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। तीसरे का क हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपको कितने नंबर, 4 नंबर दिलाएगा। तीसरे का है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। देखिए एकदम चित्र बना के आपको नहीं बताना, बस सिद्धांत उसका बताना है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। नॉर्मली आपको सिद्धांत इसका बताना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत, कि एक विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है। एक विद्युत मोटर जो है इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब एक धारावाही चालक को और किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक पर एक यांत्रिक बल लगता है। चालक पर आरोपित जो बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। बस आपका हो गया, बस इतना लिखेंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए तीसरे का क का अथवा पूछा है क्या, कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य मतलब होता है साइड मिरर, ठीक है, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे लिखेंगे उत्तर, कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता निम्न कारणों से देते हैं। पहला, कि यह सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। दूसरा, इनका जो दृष्टि क्षेत्र है बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रीय होते हैं, ठीक है, इसलिए वरीयता देते हैं। और कह रहा है कि अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाते हैं, इसलिए हम उत्तल दर्पण को वाहनों के पश्च दृश्य में वरीयता देते हैं, ठीक है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, 4 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरे का क था, ठीक है, तीसरे का क। हम लोग तीसरे का देखने वाले हैं ख। चलिए देखिए तीसरे का ख है। तीसरे का ख क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको तैयार करके ही आपको पहुंचना एग्जाम में, ठीक है। क्या है कि मानव नेत्र की संरचना का केवल अस्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मानव नेत्र का ये आप लोगों को संरचना है, ठीक है। तो देखिए मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र ये मानव नेत्र का संरचना है। ये आपका कार्निया है, ये आपका आइरिस है, ये आपका पुतली है, ये आपका लेंस है, इसमें आपका जलीय द्रव है, या इसमें आप जो भरे होते हैं कचाप द्रव भरा है, ठीक है। ये आपका अंध बिंदु है, ये आपका रेटिना है, ये आपका बगल में पीत बिंदु है, ये आपका दृढ़ पटल है ऊपर वाला, ठीक है, जो पोर्शन। और आप अच्छे से बनाने जानते हैं तो उसको बना लीजिएगा। मैं तो हालांकि बहुत जल्दी से आप लोगों को बनाया हूँ, ठीक है। और इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा और बुक से देख कर। लेकिन हाँ, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मानव नेत्र की संरचना का केवल, देखिए ये तो केवल नामांकित चित्र बोला है ना, बहुत जगह तो बोल देता है कि इसका सचित्र वर्णन कीजिए और उसके पूरे भाग को भी दर्शाइए। 7 नंबर के लिए प्रश्न बनता है, ठीक है। तो 4 नंबर के लिए बता रहा हूँ, लेकिन 7 नंबर में अगर यही प्रश्न आता है तो मानव नेत्र का तो चित्र बनाना भी पड़ता है। कार्निया, आइरिस, पुतली, जलित द्रव्य क्या होता है उसको हेडिंग बना के लिखना भी पड़ता है, तब जाके आपको पूरा का पूरा टोटल 7 नंबर आप लोगों को मिलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको नोट कर लीजिए और मैं आपको यही राय दूंगा कि जो ये प्रश्न है इसको तैयार कर लीजिएगा। 7 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो अच्छे से पूरा एकदम फिगर बनाना आना चाहिए, उसके हर एक पार्ट की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। चलिए ये आपका तीसरे का ख था, 4 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए अथवा बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि जब पहला 1 ओम तथा 10 पे पावर 6 ओम और दूसरा है कि 1 ओम 10 पे पावर 3 ओम तथा 10 पे पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में, ठीक है, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला तो पार्श्व क्रम में होता था, फार्मूला हमारा यही होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि 2 ही प्रतिरोध है इसमें ए वाला में, ठीक है। तो 1/r1 की वैल्यू क्या है 1 ओम प्लस 1/r2 की वैल्यू कितना 10 पे पावर 6,
ठीक है। तो यहाँ पे 1/r बराबर देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 10 पे पावर 6। तो 1 का भाग 10 में पावर 6 में देंगे तो 10 पे पावर 6 ही आएगा। 10 पे पावर 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 पे पावर 6 आप प्लस 10 पे पावर 6 का गुणा 10 में पावर 6 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब 1/r1 बराबर 10 पे पावर 6 मतलब कि 10 पे 1 के पीछे कितना जीरो 6 जीरो अब प्लस 1 हो जाएगा। अब बटे में आपका 10 पे पावर 6 मतलब कि 1 बढ़ा के कितना 6 जीरो कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो सिंपल है। 1/r1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका जोड़ देंगे तो इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 10 लाख 1 हो जाएगा बटे में ये हो जाएगा 10 लाख। तो ये आर को ऊपर कर देंगे तो आर ऊपर चल जाएगा, 10 लाख ऊपर जाएगा, 10 लाख 1 नीचे आ जाएगा। और तब 10 लाख में 10 लाख 1 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.9 ओम आ जाएगा लगभग। ठीक है। और इसी प्रकार बी पार्ट में करा है कि यहाँ पे 3 प्रतिरोध है। एक आपका 1 ओम है, दूसरा आपके 10 पे पावर 3 ओम है और तीसरा 10 पे पावर 6 ओम। अगर इसको पास सर्वक्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे 2 प्रतिरोध है, यहाँ पे 3 प्रतिरोध है। तो 1/r बराबर 1/r1 R2 R3। तो सबका वैल्यू हमने रख लिया 1 ओम 10 पे पावर 3 ओम 10 पे पावर 6 ओम। एलसीएम जो बड़ा होता है वो एलसीएम होगा 10 पे पावर 6 में, हमने एलसीएम ले लिया है। तो यहाँ पे तो 10 पे पावर 6 हो जाएगा, ये 10 पे पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ भाग देंगे इसमें तो कितना जाएगा 10 पे पावर 3, क्योंकि 10 पे पावर 3 से कट जाएगा, 10 पे पावर 3 बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद 10 पे पावर 6 10 पे पावर 6 कैंसिल बच गया 1। तो 1/r बराबर अरे r बस अगर r की वैल्यू निकालूँ तो 10 पे पावर 6 ऊपर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। और r बराबर करूँ तो 10 पे पावर 6 बटे क्या 10 पे पावर 6 10 पे पावर 3 और 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 10 लाख 1000 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब करना हमको क्या पड़ेगा कि अगर इसमें इतना भाग दूंगा तो ये भी लगभग उतना ही आ जाएगा 0.9 ओम ही आएगा। ठीक है लगभग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप लोगों को तैयार करके ही आपको एग्जाम में पहुंचना है। ठीक है, चलिए ये आपको कितना नंबर दिलाएगा 4 नंबर आपको दिलाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब चौथा सवाल है जो कि अब 7 नंबर आपको दिलाएगा। कितना नंबर 7 नंबर का ये प्रश्न होता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा IMP है, लिख लीजिए, ये आपको एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। ठीक है, कि परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसका उत्तर कि पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। और धारावाही जो होता है ना, परिनालिका का एक सिरा दक्षिणी ध्रुव एवं दूसरा सिरा जो होता है उत्तरी ध्रुव की तरफ कार्य करता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं और इसका मतलब यह है कि परिनालिका के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक होता है तथा सभी जगह क्या होता है एक समान होता है। देखिए परिनालिका के केंद्र में जो विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक होता है तथा सभी जगह क्या होता है विद्युत क्षेत्र समान होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का यहाँ पे थ्योरेटिकल लिख देना है और चित्र के माध्यम से इसको बताना पड़ेगा। देखिए ये फिगर आपको बना लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये फिगर बना लेना, परिनालिका चुंबक की भांति देखिए कैसे कार्य कर रहा है। ठीक है, ये फिगर आपको नोट करना है। चलिए फिर जस्ट ये फिगर हो जाएगा तो इसके नीचे आप लिखेंगे कि हाँ परिनालिका के उत्तरीय ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की पहचान द्विक सूचक से कर सकते हैं। यदि द्विक सूचक की सुई का अगर उत्तरीय ध्रुव परिनालिका की ओर आकर्षित होता है तो यह सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है और इसी प्रकार अगर उत्तरीय ध्रुव की भी पहचान की जा सकती है। ठीक है, और ये आपको कितना नंबर, ये प्रश्न आपको 7 नंबर दिलाएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न आपका 7 नंबर का है, बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट IMP है। इसको आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के लिए प्रश्न पूछेगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा वेरी अथवा इसका चौथा का अथवा बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस और किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है किरण आरेख द्वारा खींचना है। ठीक है, किरण आरेख द्वारा खींच के बताना है। देखिए फोकस दूरी आपका है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल लेंस है तो भाई माइनस में होगा ही होगा। प्रतिबिंब की दूरी क्या है v -10 सेंटीमीटर क्योंकि अवतल लेंस है और बिंब की दूरी u की वैल्यू पूछा है। तो पहले आपको किरण आरेख द्वारा यहाँ पे खींच लीजिए। देखिए किरण आरेख द्वारा ये क्या है आपका अवतल लेंस, देखिए बना दिया हमने। ये फोकस दूरी जो कि 15 सेंटीमीटर पे है। ठीक है,
जो उसका प्रतिबिंब बनना है 15 सेंटीमीटर पे। फोकस दूरी यहाँ से लेके यहाँ 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को हमने रखा यहाँ पे 2f है, ठीक है, 2f1 पे वस्तु को रखा है। तो यहाँ से अगर हम प्रकाश की किरण मुख्य के समानांतर ले गए हमने, ठीक है, तो मुख्य फोकस होकर जाएगा। तो यहाँ देखिए आता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है, आता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक अगर मैं प्रकाश के केंद्र से गुजारूँ तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो देखिए काट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने फिगर द्वारा आप लोगों को बता दिया है। फिर पूछ रहा है कि बिंब की दूरी कितनी होगी, यू की वैल्यू f बराबर -15 सेंटीमीटर और v बराबर -10 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग किस लेंस से, तो लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1 देखिए v की वैल्यू कितना दिया -10 और -1/u की वैल्यू हमको निकालना है, बराबर 1 -f का वैल्यू और f का वैल्यू -15 सेंटीमीटर। तो बराबर देखिए ये हो जाएगा आपका -1/10, ये आपका -1/15 इधर आएगा तो +1/15 बराबर ये -1/u इधर जाएगा तो +1/u हो जाएगा। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। तो 10 3 30 -3 और +15 दूनी के 30 2 हो जाएगा बराबर 1/u। देखिए -3 और +2 -1 क्या हो जाएगा 30 बराबर 1/u। अगर मैं u ऊपर भेज दूँ तो 30 भी ऊपर चल जाएगा। तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। मतलब कि बिंब जो है वो अवतल लेंस से कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करेगा, बनेगा, ठीक है। इसका बिंब मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब बिंब को रखा गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए ये आपका खंड क था जो कि फिजिक्स का पोर्शन था, और फिजिक्स का पोर्शन आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया। यहाँ से प्रश्न बनना तय है। अगली वीडियो में हम खंड ख देखने वाले हैं, इसी तरह केमिस्ट्री के बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सी नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।